गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड है, गैसेस स्टेट चल रही थी अपनी। उसमें हमने इससे पहले वाली क्लास में की थी वान डर वाल्स इक्वेशन। जो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन थी ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया था। प्रेशर और वॉल्यूम में करेक्शन किया गया था वान डर वाल्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। फिर उसने उसमें थोड़ा सा करेक्शन करके अपनी एक नई समीकरण दी थी, जिसे हम सभी गैसों पर समान रूप से लागू कर सकते हूँ। उसे बोला गया था वान डर वाल्स गैस इक्वेशन या वान डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद में अपने को नेक्स्ट उसके बाद का टॉपिक है अपना क्रिटिकल फिनोमिना। इसको हम हिंदी बोलते हैं क्रांतिक घटनाएं। ये क्रिटिकल फिनोमिना क्रांतिक घटनाएं होगी। अब इस क्रिटिकल फिनोमिना में अपने पढ़ने हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। एक तो नॉर्मल होता है, प्रेशर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल वॉल्यूम होता है। वैसे ही क्या होते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। इन तीनों की डेफिनेशन हमें यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है। और इन तीनों को एक साथ में हम क्या बोलते हैं, किसी भी गैस की जब हम वहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिटिकल फिनोमिना हो रहा है। ठीक है। देखिए इसके अंदर एक गैस है, गैसीय सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए इसमें एक गैस है, उस गैस का हमें क्या करवाना है, लिक्विफिकेशन करवाना है। लिक्विफिकेशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, हमें द्रवण करवाना है। लिक्विफिकेशन के द्वारा, लिक्विफिकेशन होगा तो गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। गैस है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में इसका लिक्विड कब बनेगा, लिक्विड तब बनेगा इसका जब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर, एक तो टेम्परेचर रखेंगे इसके अंदर, ठीक है, और उसके साथ साथ में क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल्स, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, सिस्टम का वॉल्यूम कम होगा तो ये गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास में आएंगे, पास पास में आएंगे। यानी कि जब गैस मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए तो ये सॉलिड, तो गैस से किस में चेंज हो गए, लिक्विड में चेंज हो गए। ठीक है। तो ये होता है गैसों के ऊपर प्रेशर लगा के लिक्विफिकेशन के द्वारा उनको द्रव में चेंज करना। तो गैसों का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, लिक्विफिकेशन या द्रवण कहलाता है। अब इसके लिए आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की बात। ठीक है। इन्होंने बोला कि जो लिक्विफिकेशन होगा ना गैस का, वो एक टेम्परेचर होता है, सर्टेन निश्चित टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर संपन्न होगी। अब इसके लिए बोला इन्होंने कि एक गैस के लिए जो टेम्परेचर होता है उसकी एक निश्चित वैल्यू होती है। गैस के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है। यदि इस टेम्परेचर, ये मतलब ये टेम्परेचर एक लिमिट तक आ गया, मैक्सिमम आ गया ये, उसके बाद अब इस टेम्परेचर पे तो ये क्या हो रहा है कि गैस है वो लिक्विड में चेंज हो रही है। कब, जब हम इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। एक कांस्टेंट प्रेशर पे किसी, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी गैस पे प्रेशर लगाने पे वो गैस क्या हो रही है, लिक्विफिकेशन हो रहा है उसको, यानी वो लिक्विड में चेंज हो रही है। अब उस टेम्परेचर पे, जिसपे प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर है, प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर के बाद चाहे हम उस गैस का टेम्परेचर कितना ही इंक्रीज कर दें, और उस गैस का इस टेम्परेचर के बाद वाले टेम्परेचर पे, यानी कि ये मान लीजिए टी था, इसके बाद जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, टी डैश। टेम्परेचर तो बढ़ा के हमने टी डैश कर दिया, इसके साथ में चाहे हम प्रेशर कितना भी ज्यादा लगा दें, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस का क्या होता है, लिक्विफिकेशन होता है। लेकिन एक लिमिट होती है टेम्परेचर की, कि उस टेम्परेचर की लिमिट को जब वो गैस सिस्टम गेन कर लेता है, इस टेम्परेचर तक तो हमने उस गैस पे प्रेशर लगाया, गैस गैस सिस्टम से लिक्विफिकेशन के द्वारा लिक्विड में चेंज होगी। अब एक निश्चित टेम्परेचर गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया इस गैस ने। अब यदि हम इसका और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसके बाद चाहे हम इस गैस का प्रेशर कितना भी बढ़ा दें, ये गैस लिक्विड में चेंज नहीं हो पाती है, लिक्विड में चेंज नहीं होगी, यानी इसका लिक्विफिकेशन है वो नहीं हो पाता है। इस टेम्परेचर को, इस गैस का क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर, तो इसे टी सी से प्रदर्शित करेंगे। सी का मतलब है यहाँ पे क्रिटिकल, इसे हिंदी बोलते हैं क्रांतिक ताप। तो प्रत्येक गैस का वह निश्चित ताप, जिससे अधिक ताप पर उस गैस का दाब चाहे कितना ही बढ़ा दिया जाए, उस गैस का लिक्विफिकेशन नहीं हो पाता है, अर्थात वह गैस द्रव में परिवर्तित नहीं हो पाती है। तो उस टेम्परेचर को, उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप है वो कहा जाता है। आगे समझ में, ये रहेगा क्रिटिकल फिनोमिना में फर्स्ट, क्रिटिकल टेम्परेचर। उसके बाद मिलेगी, फर्स्ट हो गया इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर,
सेकंड देखेंगे, उसके बाद में हम क्रिटिकल प्रेशर। फर्स्ट हो गया फिनोमिना, सेकंड फिनोमिना आएगा इसके अंदर क्रिटिकल प्रेशर, वही है हिंदी में क्रांतिक दाब बोल देंगे, प्रदर्शित करेंगे इसको पी सी से, पी प्रेशर सी क्रिटिकल। इसकी डेफिनेशन आएगी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे, इसकी डेफिनेशन में तो कुछ नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ ये लिखेंगे किसी गैस का वह निश्चित ताप जिससे अधिक ताप पर गैस का दाब चाहे कितना ही इंक्रीज कर दिया जाए गैस का लिक्विफिकेशन नहीं हो पाता है, वह टेम्परेचर उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक ताप कहलाता है। अब हमें उस गैस की क्रिटिकल प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे वहां पे कि किसी गैस के क्रांतिक ताप पर उस गैस का जो प्रेशर होता है, मिनिमम प्रेशर जिसके ऊपर वो गैस किस में चेंज होती है, लिक्विफिकेशन के द्वारा लिक्विड में चेंज होती है, उस प्रेशर को उस गैस का क्रिटिकल प्रेशर या क्रांतिक दाब कहा जाएगा। किसी गैस का क्रांतिक ताप पर वह मिनिमम प्रेशर, वह निम्नतम दाब जिसके ऊपर गैस लिक्विड में चेंज होती है, किसके द्वारा, लिक्विफिकेशन या द्रवण के द्वारा, वह प्रेशर उस गैस का क्रिटिकल प्रेशर या क्रांतिक दाब कहलाता है। होगी सेकंड डेफिनेशन। उसके बाद में थर्ड लिखेंगे यहाँ पे हम क्रिटिकल फिनोमिना, सॉरी क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। क्रिटिकल वॉल्यूम को हम लिखेंगे वी सी से, वी वॉल्यूम को शो कर रहा है, स्मॉल सी है वो क्रिटिकल को शो कर रही है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी और क्रिटिकल प्रेशर पीसी, इन दोनों के ऊपर यानी किसी गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर और उस गैस के क्रिटिकल प्रेशर पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है, आयतन, उसे उस गैस का क्रिटिकल वॉल्यूम या क्रांतिक ताप कहा जाता है, ठीक है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम लास्ट जो थर्ड फिनोमिना है क्रिटिकल फिनोमिना, उसकी डेफिनेशन में लिखेंगे कि किसी गैस के क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब पर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर उस गैस के 1 मोल का आयतन, यानी उस गैस का 1 मोल कितने आयतन में प्रेजेंट है, वो आयतन उस गैस का क्रांतिक आयतन या क्रिटिकल वॉल्यूम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये होगी 3 फिनोमिना, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और थर्ड इसमें आ जाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम। अब आते हैं इसके अंदर क्रिटिकल स्टेट, फोर्थ डेफिनेशन आती है इसमें क्रिटिकल स्टेट। क्रिटिकल स्टेट क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था में इसमें क्या लिखा जाएगा कि जब एक गैस है, एक गैस है, वो गैस जब क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन पर किस में चेंज होती है, लिक्विफिकेशन या द्रवण की क्रिया के द्वारा वो गैस लिक्विड में चेंज हो रही है। इस समय जब कोई गैस अपने क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन तीनों ही क्रिटिकल है, जब कोई गैस अपने क्रांतिक, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम पर लिक्विड में चेंज होती है, तो हम जो मतलब ये सिस्टम है उसमें गैस भी प्रेजेंट है और साथ में क्या है, लिक्विड भी प्रेजेंट है। क्योंकि पहले पूरा गैस सिस्टम था, उसके बाद गैस ने क्या किया, इन तीनों के ऊपर वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो एक इन तीनों, जब ये क्रिटिकल, इस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम प्राप्त हो जाते हैं, इस गैस के तीनों कंडीशन आ जाती है एक साथ में, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। उस समय हम इस सिस्टम में ये नहीं बता सकते कि गैस है वो कहाँ, गैस स्टेट कहाँ तक है और लिक्विड स्टेट है वो कहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। तो इसमें आएगा कि जब गैस है वो क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे लिक्विड में चेंज होती है लिक्विफिकेशन के द्वारा, तो वहाँ पे यह बताना कठिन हो जाता है कि गैस स्टेट है कहाँ तक है और लिक्विड स्टेट है वो कहाँ से शुरू हो रही है। उस स्टेट को, इस स्टेट को जहाँ गैस और लिक्विड के बीच की जो एक लिमिटिंग लाइन होती है उसको पहचान या इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, विभेदित नहीं कर पाते हैं, उस स्टेट को, उस सिस्टम की क्रिटिकल स्टेट कहा जाता है। ये ध्यान रखना, क्रिटिकल स्टेट है, क्रिटिकल क्रांतिक अवस्था किसी सिस्टम की, वो कब आएगी, उस सिस्टम के क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर, तीनों ही क्रिटिकल में होंगे तब क्रिटिकल स्टेट प्राप्त होगी, ठीक है। और इस घटना को, ये जो क्रिटिकल स्टेट हमें प्राप्त हुई है, इस घटना को क्रिटिकल फिनोमिना या क्रांतिक घटना के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन होगी 5, 1, 2, 3, ये और ये। लास्ट में इसको लिखा कि ये जो
क्रिटिकल स्टेट प्राप्त होती है, हमें इस प्रकार की जो घटना होती है उसे क्रिटिकल फिनोमिना या क्रांतिक घटना के नाम से जाना जाता है। आगे समझ में? जैसे किसी गैस का नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम होता है, वैसे क्रिटिकल में हम क्या लिखेंगे? टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, इस नाम से इसे हम लिख लेंगे। ठीक है। और ये जो क्रिटिकल फिनोमिना जो है उसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट था सेंट एंड्रयूज, उसने बताया था। ठीक है। क्रिटिकल फिनोमिना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सेंट एंड्रयूज नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था। ये तो थी क्रिटिकल फिनोमिना, डेफिनेशन जो है कि नंबर में पूछी जाती है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में? ये जो क्रिटिकल, ये कांस्टेंट हो गया ना, क्रिटिकल कांस्टेंट हो गई है, और इसके साथ साथ में नॉर्मल ये जो गैस कांस्टेंट होते हैं अपने, ए है वांडरवाल्स वाले, ए बी, और एक आर भी आया था वांडरवाल्स वाली इक्वेशन में। तो ये वांडरवाल्स कांस्टेंट है और ये क्या है? क्रिटिकल कांस्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमें इन वांडरवाल्स कांस्टेंट और क्रिटिकल कांस्टेंट में आपस में जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पे डिराइव करने हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट लिखें अपना, ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखें, रिलेशनशिप इन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वांडरवाल्स कांस्टेंट। बड़ी इक्वेशन बनेगी वो, उसको ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट रहेगा अपना रिलेशनशिप इन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वांडरवाल्स कांस्टेंट। तो क्रिटिकल कांस्टेंट तो यही है, टीसी, पीसी और वीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर हो जाएगा। ठीक है। और उसमें वांडरवाल्स कांस्टेंट है, उसमें आ जाएगा अपना ए बी और सी। इक्वेशन में थे तीनों ही आर, तो इसमें आइडियल गैस इक्वेशन में था, वही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है। तो देखें यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशनशिप इन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वांडरवाल्स कांस्टेंट। ठीक है। तो क्रिटिकल कांस्टेंट में कौन से आ जाएंगे? टीसी, पीसी और वीसी, ये तो है क्रिटिकल कांस्टेंट। और वांडरवाल्स कांस्टेंट में भी देखना है ए बी और आर। इसमें आर है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है। वो रियल और आइडियल गैसों के लिए इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग वैल्यू जो आपको पहले वाली वीडियो में बताएगी। ज़्यादा मोस्ट यूज होने वाली वैल्यू इसकी 8.314 इन, इसमें लिखो जूल में आ जाएगी। किलो जूल में करना हो इसको तो 10⁻³ यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है। फिलहाल यहाँ वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ न्यूमेरिकल में काम में आते हैं। ठीक है। अब इनके बीच में रिलेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वांडरवाल्स गैस इक्वेशन या वांडरवाल्स इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले वांडरवाल्स इक्वेशन। ठीक है। देखिए वांडरवाल्स इक्वेशन क्या थी अपनी, वांडरवाल्स इक्वेशन में आएगा P प्लस में ए एन स्क्वेयर अपॉन में वी स्क्वेयर, पीछे पढ़ चुके हैं इक्वेशन, v माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। एक नंबर इक्वेशन होगी वांडरवाल्स इक्वेशन। इसको हम लिखेंगे 1 मोल के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल। यानी इस समीकरण में जहां जहां भी आपको n लिखा हुआ है वो n क्या है? मोलों की संख्या है। तो इस जगह एक रखेंगे तो a की स्क्वायर a की बनेगा, सिर्फ a बचेगा। यहाँ पे भी एक रखेंगे तो यहाँ पे a को b से गुणा किया तो b ही बचेगा। एन मोल, एक मोल की तो थी एन मोल के लिए, और ये लिखेंगे वो एक मोल के लिए। P प्लस में a अपॉन वी स्क्वेयर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये यहाँ पे बन गई अपनी 2 नंबर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में p को, पहले p को v से गुणा करेंगे, फिर इसको b से गुणा करेंगे, फिर a अपॉन वी स्क्वेयर को v से गुणा करेंगे, उसके बाद में हम इसको b से गुणा करेंगे। ऐसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम p को गुणा करेंगे किससे? v से। तो ये क्या आ गया? pv माइनस में अब p को करेंगे b से गुणा, माइनस में pb, प्लस में अब a अपॉन वी स्क्वेयर को करेंगे v से गुणा,
देखो ये इस प्रकार से लिखा देगा a अपॉन वी स्क्वायर इंटू में v गुणा किया ना, तो एक वी स्क्वायर से एक वी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक वी आ गया। अब करेंगे a अपॉन वी स्क्वायर को b से गुणा, तब ये माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस, ये बनेगा अपना ए बी अपॉन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू में आर टी। ये बन गए 3 नंबर इक्वेशन। समीकरण नंबर 2 को जब हमने सोल्व किया ना, तब ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 3। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट में इस समीकरण के अंदर हम कर रहे हैं यहाँ पे वी स्क्वायर से इस समीकरण को हम गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई वी स्क्वायर से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई इसके साथ तो एक वी पहले से था, दो और आगे पी वी क्यूब बन गया, ठीक है, वी स्क्वायर इंटू वी क्यूब, माइनस में यहाँ पे बनेगा अपना वी स्क्वायर पी बी को ब्रैकेट में कर दें, प्लस में वी स्क्वायर से यहाँ पे गुणा करेंगे ना, तो ये देखो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा ए वी इंटू में वी स्क्वायर, एक वीक से एक वी कैंसिल, तो यहाँ पे ये क्या बचेगा अपना ए वी बच गया, सीधे ही क्या बचेगा ए वी बचेगा। फिर माइनस में इसको भी वापस वी स्क्वायर से गुणा करेंगे, ए बी अपॉन वी स्क्वायर इंटू में वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे अपना क्या बचेगा ए बी बचेगा खाली, इज इक्वल टू इसको भी करेंगे वी स्क्वायर से, तो वी स्क्वायर आर टी, ये बन गया। अब देखें यदि हम इसको उठा के इस साइड, क्योंकि ये दोनों वी स्क्वायर इंटू में, इसके भी वी स्क्वायर इंटू में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वी स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे उठा के, तो ये क्या बनेगा पी वी क्यूब माइनस में वी स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा पी बी प्लस में आर टी। सिर्फ ये चेंज किया है, इसको उठा के यहाँ से यहाँ ले आए अपन, तब ये बनेगा आर टी तक हो गया, ये प्लस का साइन था, और उसके बाद में प्लस में ए बी ऐसे का ऐसा, माइनस में ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये बन जाएगी अपनी 4 नंबर समीकरण। सिर्फ हमने वी स्क्वायर आर टी को इस साइड ले जाएंगे ना उठा के, तो इसमें भी वी स्क्वायर है, इसमें और इसमें वी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो पी बी और आर टी इसके साथ में क्या आ गया प्लस में आ गया। यहाँ तक बन गया इक्वेशन। उसके बाद में देखें अपन क्या बनाएंगे, आर टी तक बनने के बाद में इस समीकरण में अब क्या करेंगे, हम पी का भाग देंगे, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाई पी, पी से भाग देंगे, ये देखो पी वी क्यूब बाई पी भाग दिया, पी से ये पी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा वी क्यूब बचेगा, वी क्यूब माइनस में इसमें भाग देंगे अपन पी का, तो यहाँ से क्या हो गया पी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा वी स्क्वायर बी, या फिर इसे हम खोल के लिखते हैं एक मिनट को, नीचे से दिखाई दे रहा है क्या, चलो आगे लिखते हैं इसको यहाँ से आगे का, ठीक है, पी से इसको डिवाइडिंग करेंगे इस इक्वेशन को, पी वी क्यूब बाई पी, ठीक है, तो यहाँ से ये कटने के बाद में क्या बचेगा, पी से पी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ वी क्यूब। उसके बाद में देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा अपना, नेक्स्ट स्टेप में इस पूरा जो वी स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में ना, इस पूरे के अंदर हम किसका भाग देंगे पी का भाग देंगे, तो बचेगा क्या इसमें, अब पी का भाग देंगे, पी इसके नीचे भी आएगा, पी बी के नीचे, और वो आर टी के नीचे भी आएगा, तो पी बी के नीचे आएगा तो इस पी से वो पी कैंसिल है, तो करके देखते हैं, देखो माइनस में वी स्क्वायर पी बी प्लस में आर टी, अब ये पी इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इस वाला पी तो इस पी से कैंसिल हो गया, लेकिन इसकी वाला पी कैंसिल नहीं हुआ, ये ऐसे का ऐसा लिखा देगा, सो पी यहाँ तक आ गया, ए प्लस वी, ए वी है इसमें पी का भाग, इसको नीचे ही ए वी, प्लस में ए बी बाई पी, माइनस में ए बी के नीचे भी पी आएगा, तो माइनस में ए बी बाई पी इज इक्वल टू 0। ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 5। देख ले समीकरण नंबर 4 में क्या चेंज किया है, सिर्फ पी का भाग दिया हमने, पी का भाग देते ही समीकरण नंबर 5 है वो हमें प्राप्त हो गई। उसके बाद में देखें नेक्स्ट में अपने को क्या करना है, यहाँ तक आने के बाद में अब इसके अंदर ना समीकरण के 3 मान पॉसिबल होते हैं,
यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्रांतिक आयतन है, उतना ज्यादा नहीं होता, क्रांतिक आयतन है वो मतलब एक क्रांतिक आयतन पे गैस का है, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल गैस प्रेशर के ऊपर गैस का आयतन है वो नॉर्मल आयतन जितना ही रहता है। यहाँ पे अपन ये मान रहे हैं, यहाँ पे तो यहाँ मानेंगे अपन कि गैस का आयतन है वो क्या है, क्रांतिक आयतन के लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम कह रहे हैं अब ये Vc को उठा के इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बनाएगा, V माइनस Vc इज इक्वल टू में 0। समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 7, यहाँ पे हमने ये माना है कि क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर है उसके ऊपर गैस का जो वॉल्यूम है, ये जो किसके लिए पढ़ रहे हैं उस गैस का वॉल्यूम है उसके क्रिटिकल वॉल्यूम के लगभग क्या है, इक्वल में है। तो Vc V इज इक्वल टू Vc ये नॉर्मल वॉल्यूम है, ये क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम है। अब Vc उठा के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मैं वॉल्यूम के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको क्यूब बना देंगे, V माइनस Vc क्यूब इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर क्या आ गई 8। अब हमें इस समीकरण को क्या करना है, सोल्व करना है। तो a माइनस बी की क्यूब है ना, उस फॉर्मूले से ये सोल्व हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से सोल्व होगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो a माइनस बी की क्यूब है ना, उससे लगेगा फॉर्मूला, तो ये आएगा v की क्यूब माइनस में वी सी स्क्वेयर, वी सी और वी स्क्वेयर माइनस में वी वी सी की स्क्वेयर और माइनस में वी सी की इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इसको बोल के लिखा है बी को बोलेंगे ए माइनस बी टी और टू, वैसे बोलते हैं तो क्या बनता है ए क्यूब माइनस में, इसके बाद में बनेगा इसमें बी ए स्क्वेयर माइनस में ए बी स्क्वेयर माइनस में बी क्यूब इज इक्वल टू 0। ये है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा इसके अंदर। तो आप देखिए इसमें क्या बनेगा, चेंज कर देंगे इसे थोड़ा, ऐसे 3Vc आएगा इसके अंदर, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे भी आएगा 3, ये प्लस में ये प्लस में और ये 3 ऐसे आएगा। सबसे पहले वाले की क्यूब लास्ट वाले की क्यूब, बीच में क्या लिखना है, एक बार इसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, 3Vc करके और ये स्क्वायर में आएगा, प्लस में दूसरे में इसको ब्रैकेट करना है 3V करके और Vc करके आएगा स्क्वायर आएगा। ये बनेगी अपनी समीकरण नंबर 9। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक का। सिर्फ इसमें कुछ नहीं किया, ये माना है, फिर ये इसको यहाँ ले गए, फिर इसका क्यूब किया है, फिर इस क्यूब को सोल्व किया है, तो हमें समीकरण नंबर 9 है वहां तक इसको प्राप्त हो गई है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अपन कि जो अपनी समीकरण नंबर थी, यहाँ पे कितने नंबर समीकरण बनाए थे अपने लास्ट में, पी का भाग देने के बाद ये समीकरण नंबर 5 है। करना क्या है अपने को, इस समीकरण नंबर 5 में ये भी वान डर वाल्स गैस इक्वेशन है, इसमें अपने को V को तो रिप्लेस करना है Vc से, T को रिप्लेस करना है क्रिटिकल टेम्परेचर से, और P जहाँ भी लिखा हुआ है उसको लिखना है अपने को क्रिटिकल प्रेशर से। तो इसने बोला कि वान डर वाल्स जो इक्वेशन है उसको हमें इसके लिए चेंज करना है, सिर्फ V में चेंज नहीं किया गया, इसने V में नहीं किया है, सॉरी, सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज किया है कि इस इक्वेशन में जहाँ भी T है उसकी जगह TC लिखो, जहाँ भी प्रेशर है वहाँ पे नॉर्मल प्रेशर की जगह आपको क्या लिखना है, क्रिटिकल प्रेशर है वो लिखना है। तो देखें क्या आएगा इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन नंबर 5 में चेंज करना है कि T की जगह लिखना है TC और P की जगह लिखना है PC, वॉल्यूम में चेंज नहीं करना, सिर्फ ये चेंज करना है। देखें V क्यूब माइनस में V स्क्वायर B प्लस में RTC अपॉन में PC प्लस में AB अपॉन में PC माइनस में AB अपॉन में PC इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 10 बन गई अपनी, सिर्फ समीकरण नंबर 5 से बनाई हमने, T की जगह TC और ये P की जगह PC है वो बना करके समीकरण नंबर बना दिया मैंने। अब समीकरण नंबर जो नहीं बनी है, पहले वाली दोनों ही क्या है, यहाँ पे एक जैसी है ना, तो अब इन दोनों क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। समीकरण नंबर 9, समीकरण नंबर 10 देखो V क्यूब, फिर ये V स्क्वायर है, फिर ये यहाँ पे आ गया, यानी ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के हैं इक्वल है,
तो हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन की यहाँ पे कंपैरिजन करनी है, ये कौन से के इक्वल है वो आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में लिखेंगे हम कि कंपेयरिंग ऑन इक्वेशन 9 एंड 10, इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 की अपने को क्या करनी है, कंपैरिजन करनी है। ठीक है, देखें इन दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करते हैं, इस साइड में लिखते हैं इसको। यहाँ पे लिख लेते हैं इसे। देखें छोटे छोटे इक्वेशन है, लंबे नहीं ज़्यादा। इसमें देखो इन दोनों कंपेरिजन, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यहाँ से कुछ आएगा नहीं, v3 इक्वल टू v3। अब देखो ये v स्क्वायर है, ये भी v स्क्वायर, ये वाली जो स्टेप है वो इस पूरे के इक्वल है, v स्क्वायर इक्वल है। तो बची हुई जो टर्म है v स्क्वायर के साथ यहाँ जो मल्टीप्लाई में है, वो यहाँ v स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसमें नंबर से 3vc इज इक्वल टू 3vc के इक्वल में है ये, यहाँ से b प्लस में rtc, b प्लस में rtc अपॉन में pc, इक्वेशन नंबर 11 बन गया। अब और क्या इसमें देखो, अब ये क्या है, vc स्क्वायर है, अब ये दोनों एक दूसरे इक्वल है ना, इसमें 1 2 3 4 4 है, तो इसमें भी 1 2 3 4, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो बची हुई ये दोनों है ना, ये और ये इक्वल होंगे आपस में, और ये वाली है वो इसके क्या रहेगी, इक्वल में रहेगी। तो नेक्स्ट में देखें अपन क्या लिखेंगे, 3vc की स्क्वायर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, अपन इसको ऐसे मान देंगे, ये वॉल्यूम है v और यहाँ पे ये वॉल्यूम है v, दोनों इसमें इक्वल है। इस v के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो इस v के साथ जो मल्टीप्लाई में उसके क्या है, इक्वल। इस v के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3vc स्क्वायर, यहाँ हम लिखेंगे 3vc स्क्वायर इज इक्वल टू, इस v के साथ जो मल्टीप्लाई में है a बाई pc, समीकरण नंबर बन गई 12। इसके बाद में जो बची हुई है अपनी, उसमें ये अब ये बचा हुआ है वो इसके इक्वल होगा, तो vc क्यूब इज इक्वल टू ab अपॉन में pc, लास्ट वाला स्टेप। तो इसमें लिखेंगे हम vc क्यूब इज इक्वल टू में ab बाई pc, ये बन गई समीकरण नंबर 13। ये तीन इक्वेशन बन गई अपनी, किससे बनी है तीनों इक्वेशन, समीकरण नंबर 9 और समीकरण नंबर 10 की कंपैरिजन की है जब हमने, तो हम अपने पास में तीन इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब देखें नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो अपने 13 प्राप्त हुई ना लास्ट वाली, इस इक्वेशन में अपने को भाग देना है 14 इक्वेशन का। में लिखेंगे हम नेक्स्ट में क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 13 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 13 में इक्वेशन नंबर जो 12 है उसका भाग देना, क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 13 vc क्यूब अपॉन में 3vc स्क्वायर, यहाँ पे है ab अपॉन में pc डिवाइडेड बाई a अपॉन में pc, इस पार्ट को इस पार्ट से डिवाइड करेंगे और इस पार्ट को इस पार्ट से डिवाइड करेंगे। अब इस पार्ट को उल्टा करके लिखेंगे अपन, तो pc ऊपर लिखा जाएगा और ये ab है उसका a है उसका a नीचे आ जाएगा, ये बन गया। अब इस a से ये a कैंसिल, pc से pc कैंसिल, vc क्यूब है तो स्क्वायर ना यहाँ पे, तो स्क्वायर से इसका कैंसिल, a की vc बचा है, तो ये बच गया यहाँ पे vc अपॉन में 3 इज इक्वल टू b, ये बच गया। अब सिर्फ हम देखो vc का देखें तो vc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3b, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे 40 नंबर इक्वेशन, vc इज इक्वल टू 3b। अब ये जो vc की वैल्यू है ना वो अपने को रखनी है समीकरण नंबर 12 में, ठीक है। यहाँ से हम बोलेंगे ये वाले हो गए अपना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें रखा जाएगा अपना कि इक्वेशन नंबर जो 12 है ना, उसमें vc की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 14 से प्राप्त हुई इसमें रखनी है। इसमें लिखेंगे पुट द
वैल्यू ऑफ वीसी इन इक्वेशन, चलो इक्वेशन नंबर 12 में वैल्यू रखेंगे तो क्या बनाएगा, इस वीसी की जगह 3 भी लिखेंगे तो 3 तो एक पहले से है ही, वीसी की जगह वापिस 3 भी है और इसकी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन में पीसी। 3 की स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन में पीसी। ये आ जाएगा, ये बनेगी अपनी समीकरण नंबर नेक्स्ट बन जाएगी। चलो उसमें अपन पीसी एक साइड क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू देखते हैं। पीसी को यदि यहाँ ले जाएंगे तो पीसी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे ये 27 बी स्क्वायर नीचे आएगा तो ये बनाएगा ए अपॉन में 27 बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर बन गई अपनी ये 15। ठीक है, इक्वेशन नंबर 15 किसको बता रही है, क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू है उसको बता रही है। इक्वेशन नंबर 14 है वो क्रिटिकल वॉल्यूम को बता रही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखें हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11, फ्रॉम इक्वेशन 11 से हम लोग क्या करना है, इस इक्वेशन में इस b को उठा के इस साइड ले जाना है। ठीक है, आर टी अपॉन में पी सी, यही तो आर टी अपॉन में आर टी सी अपॉन में पी सी को हम यहाँ लिख दें। एक ही बात है, b को उठा के इस साइड ले जाइए, b यहाँ प्लस में था माइनस में लिखा जाए, ये हो जाएगा 3 वी सी माइनस में b। इक्वेशन नंबर हो गई अपनी 16। अब इस इक्वेशन नंबर 16 में अपने को इस वी सी की वैल्यू रखनी है, कहाँ से, यहाँ से। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 14 एंड 16। इक्वेशन नंबर 14 और 16 से हम क्या देखेंगे कि इस वीसी की जगह ये रखेंगे 3b। ठीक है, वीसी स्केयर में नहीं था ये, नहीं इसमें ऐसे था। ठीक है, ये रखेंगे तो ये क्या बनेगा, आर टी सी अपॉन में पी सी इज इक्वल टू 3 वीसी की जगह क्या आएगा 3b माइनस में b। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, यहाँ पे 9b आ गया, एक साथ में लिखते हैं 9b। अब 9b में से एक भी माइनस करेंगे, 9b है, एक भी घटा दिया 8b बचेंगे। तो इस इक्वेशन को हम लिखेंगे आर टी सी अपॉन में पी सी इज इक्वल टू 8b और इक्वेशन नंबर बन गई अपनी 70। यहाँ तक हो गया, 70 नंबर इक्वेशन है वो अपने को प्राप्त हो गई। अब नेक्स्ट में इसमें चेंज क्या करना है अपने को, देखो अपने को आर टी सी की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो ये पी सी उठा के इस साइड ले जाएंगे, यहाँ भाग में या मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो इसको हम लिखेंगे, इसी क्वेश्चन में 17 में चेंज किया तो ये आएगा अपना आर टी सी इज इक्वल टू 8b पी सी। ये बन गया अपनी समीकरण नंबर 18। समीकरण याद है, इसमें एक समीकरण से दूसरी समीकरण बन जाएगी, तो आर टी सी इज इक्वल टू 8b इंटू पी सी हो जाएगा। अपने को पीसी की वैल्यू है वो यहाँ पे रखनी है। पीसी की वैल्यू कहाँ मिली थी, इक्वेशन नंबर 15 में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 15 एंड 18। समीकरण 15 और 18 से क्या आएगा, सिर्फ पीसी की वैल्यू उठा के रखनी है, तो यहाँ क्या बनेगा आर टी सी इज इक्वल टू 8b इंटू में ए अपॉन में 27 बी स्क्वायर। अब देखें इस बी स्क्वायर से ये बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बनेगा अपना आर टी सी इज इक्वल टू 8a अपॉन में 27b बन गए, 8a अपॉन में 27b। अपने को यहाँ से टीसी की वैल्यू कर सकते हैं क्या, तो ये आर इस साइड लेंगे, यहाँ पे गुणा में तो इस आगे भाग में जाएगा, तो ये बनेगा 8a अपॉन में 27 rb। क्वेश्चन नंबर बन गई 19 और ये आ गई 30। तो तीनों जो क्रिटिकल कांस्टेंट है अपने वीसी पीसी और टीसी, इन तीनों की वैल्यू ज्ञात करने की इक्वेशन है, फॉर्मूले वो अपने पास में आ गए, यहाँ तक हो गए। ठीक है, इसमें देखो ये क्रिटिकल कांस्टेंट है, इसका इस वान डेर वाल्स कांस्टेंट से रिलेशन है, इसमें वान डेर वाल्स दोनों कांस्टेंट से रिलेशन है, और इस टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है क्रिटिकल कांस्टेंट उसका, तो इन तीनों ही वान डेर वाल्स कांस्टेंट से क्या रिलेशन है। तो इक्वेशन नंबर 14, 15 और 19 है वो आपस में क्रिटिकल टेम्परेचर सॉरी क्रिटिकल कांस्टेंट टीसी पीसी वीसी और वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए बी और आर के बीच में रिलेशन है उसको बताती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जैसे ये तीनों किसके लिए आई अपने वीसी पीसी टीसी क्रिटिकल कांस्टेंट को ज्ञात करने के फॉर्मूले हैं ना, इसी प्रकार से अपने को वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए बी और आर है उनको ज्ञात करने के फॉर्मूले वो बनाने हैं। कौन सी इक्वेशन से बनाएंगे तो देखना अभी बनाते हैं इनको। ठीक है, कहाँ से करें इसको,
देखिए कौन सी इक्वेशन से बनेगा, सबसे पहले 3bc² वाले से बनाते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करें, ये फॉर्मूले बाद में यूज होते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। फिर इसमें लिखा जाएगा, इस ये लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे इसमें थ्योरी के रूप में, इसमें हम लिखेंगे यदि ये तीनों इक्वेशन है 14, 15, 19 है, वो वान डेर वाल्स कांस्टेंट और क्रिटिकल कांस्टेंट के बीच में रिलेशन को शो करती हैं। इन तीनों की हेल्प से हम यदि इनके क्रिटिकल कांस्टेंट के मान ज्ञात करने हो तो वान डेर वाल्स कांस्टेंट की हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपने को वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए, बी और आर को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले वो भी बनाने हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 12 से, 12 नंबर इक्वेशन से बनाना है। करना क्या है, पीसी को यहाँ से उठा के इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या है, एक इक्वल आएगा। यहाँ बचेगा a इज इक्वल टू 3 पीसी और वीसी की स्क्वायर, ये बनेगी अपनी इक्वेशन नंबर 20। 19 तक बन गई थी, 20 नंबर इक्वेशन है वो बन गई एक इक्वल। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए की वैल्यू है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने क्या करना है, अपने को रखना है इसके अंदर बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो कौन से फॉर्मूले में रखें ए की वैल्यू को, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, इस फॉर्मूले में अपन ए की वैल्यू वहां रखेंगे, इसमें दोनों साफ कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 20 से ए की जो वैल्यू अपने को प्राप्त हुई है वो हमें रखनी है इक्वेशन नंबर 13 में ए की जगह। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 13 एंड 20। इक्वेशन नंबर 13 और 20 से क्या बनेगा, ये यहाँ पे जो ए है ना इसकी जगह रख देंगे उठा के। यहाँ क्या है, VC³ इज इक्वल टू 3PC VC² अपॉन में क्या बनेगा PC, फिर बी भी है यहाँ पे इनटू में क्या है बी है साथ में। इक्वेशन नंबर 13 में ए की जगह ये रख दिया आपने। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको भी मिटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ तक का साफ कर लिया। ये तो अपने कुछ आई थी, ये बनी थी अपनी लास्ट, ये काम में आएगी अगर कहीं आएगी तो, ठीक है। अब देखिए सोल्व कर दें इसको, पीसी से पीसी कैंसिल, बी एक साइड में रखना है, बाकी सारे को उठा के इस साइड ले आओ। तो इस साइड में VC³ तो ऊपर है ही, अब VC² ऊपर ना बी के मल्टीप्लाई में नीचे लिखा जाएगा, VC², 3 भी ऊपर है मल्टीप्लाई में नीचे लिखा जाएगा भाग में, तो VC² से ये कैंसिल, तो B इज इक्वल टू क्या बचेगा अपना VC डिवाइडेड बाई, तो थोड़ा गलत सा लग रहा है, VC नहीं सही है, VC डिवाइडेड बाई 3, ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 21। तो इक्वेशन नंबर 20 से वान डेर वाल्स कांस्टेंट ए को कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 21 से वान डेर वाल्स कांस्टेंट बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में देखें यहाँ तक बनने के बाद में नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, ठीक है। नहीं जो समीकरण नंबर थी जो अपने साफ कर दी यहाँ से, तो अपने उसमें अपने वो वैल्यू किसकी रखनी है, VC की वैल्यू रखनी है, वो इक्वेशन अपने साफ कर दी एक वाली, ये वाली तो काम की है नहीं, ये इसको साफ कर दें। एक तो VC इज इक्वल टू 3B, ये काम में आएगी, यहाँ पे देती हूँ इसको VC इज इक्वल टू 3B। ये कितने नंबर इक्वेशन थी पता नहीं, यहाँ पे 40 नंबर इक्वेशन थी, ठीक है। और इससे पहले की इक्वेशन थी अपनी 3VC² इज इक्वल टू AB अपॉन में RT, ये वाली इक्वेशन थी शायद 3VC², कौन सी इक्वेशन थी वो, 3VC इज इक्वल टू, एक मिनट अपना इक्वेशन नंबर कौन सी थी अपनी 32, 3VC इज इक्वल टू B प्लस में RT अपॉन में B, 3VC इज इक्वल टू A अपॉन में B प्लस RT अपॉन में P, ऐसे थी वो B प्लस में RTC अपॉन में PC। समीकरण नंबर 3 शायद अपनी वो कुछ 11 नंबर इक्वेशन बनी होगी अपनी शायद। ये जो 11 नंबर इक्वेशन थी ना, इसमें अपने को ये जो VC है ना इसकी ये इक्वेशन लिखनी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट में, आपने नंबर लगा रखा है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 14। अभी जितने नंबर पे देख लेना 11 थी या 12 थी, 12 तो नहीं होगी शायद, ये थी अपनी
इस इक्वेशन में क्या करना है, 14 नंबर इक्वेशन से BC की वैल्यू को उठा के यहाँ रखना है। तो क्या बनेगा अपना 3 इंटू में 3B इज इक्वल टू में B प्लस में RTC अपॉन में PC। 9B ये भी उठा के इस साइड लीजिएगा, माइनस का भी बनेगा इज इक्वल टू RTC अपॉन में PC। 9B में से एक भी गया तो 8B बचेगा इज इक्वल टू RTC अपॉन में PC। ठीक है, अब देखिए इस वैल्यू में और भी चेंज करना है तो अपन B के इक्वल ले जाते हैं। ठीक है, B के इक्वल तो यहाँ से B है ना, उठ के इस साइड आ जाएगा। इससे नेक्स्ट क्या बनेगी, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ भाग में लिखा जाएगा, तो B इज इक्वल टू RTC अपॉन में एट PC। ये इक्वेशन बनी है और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे नेक्स्ट 22 नंबर इक्वेशन। यहाँ तक आ गया समझ में। B की कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला और भी बना लिया हमने यहाँ से। एक मिनट, अब देखा एक दो इक्वेशन और बनाते हैं इनको कैलकुलेट करने के। उसमें हमने क्या रखना है कि एक इक्वेशन थी अपनी, पीछे आई थी वो इक्वेशन। उसके बाद में देखें नेक्स्ट अपनी एक इक्वेशन थी, आपको याद हो तो पीछे वो इक्वेशन थी आपकी VC क्यूब इज इक्वल टू A अपॉन में PC अपॉन में T से कुछ थी। एक मिनट को VC क्यूब इज इक्वल टू AB अपॉन में PC की, सॉरी AB अपॉन में PC। शायद ये इक्वेशन होगी 14 नंबर इक्वेशन। 14 तो नहीं थी, 13 होगी क्योंकि 14 तो वो वाली थी। इसमें क्या करना है अपने को, जो इक्वेशन नंबर 14 थी ना VC इज इक्वल टू 3B, ये थी 14 नंबर इक्वेशन। इनमें चेंज क्या करना है, इक्वेशन नंबर 14 से VC की वैल्यू इक्वेशन नंबर 13 में लिखनी है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 13 एंड 14 वैल्यू की 3B की क्या बनेगी क्यूब, 3 की क्यूब क्या होगी 9, 9 के क्या बनेगा 27 बनेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3B क्यूब इज इक्वल टू AB अपॉन में PC। तो ये बनेगा 27B क्यूब इज इक्वल टू AB अपॉन में PC। ये क्वेश्चन, यदि हम इसको किसके इक्वल में रखना चाहिए, A के इक्वल में रखना चाहिए। A एक साइड में रखें, बाकी सारे उठा के इस साइड लीजिए, तो क्या बनेगा 27B क्यूब। ये B यहाँ ऊपर नीचे लिखा जाएगा और PC नीचे ये ऊपर लिखा जाएगा। इस B से इसकी एक पावर कैंसिल होगी, 2 बचेगा यहाँ पे। A इज इक्वल टू 27B स्क्वायर PC। ये इक्वेशन और आ गई अपनी 23 नंबर। यानी इक्वेशन नंबर 20 और 23 दोनों से ही हम वान डेर वाल्स कांस्टेंट A की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 22 से B की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ B की जगह रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, इतना होने के बाद में फ्रॉम इक्वेशन 22 एंड 23 A इज इक्वल टू 27। B स्क्वायर है तो इस पूरे की स्क्वायर लगेगी, तो B की स्क्वायर तो R स्क्वायर TC स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे R की स्क्वायर TC की स्क्वायर, और नीचे क्या है 8 की स्क्वायर करें तो क्या होगी 64 और PC की स्क्वायर, और यहाँ गुणा में क्या था PC। इसकी स्क्वायर से एक कैंसिल, तो A की वैल्यू बचेगी यहाँ पे 27 R स्क्वायर TC स्क्वायर अपॉन में 64 और PC। ये बन गया अपनी इक्वेशन नंबर 24। तो इक्वेशन नंबर 24 से भी हम वान डेर वाल्स कांस्टेंट A की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पे ये बोला गया है कि जिस प्रकार से हम वान डेर वाल्स कांस्टेंट A और B को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, उसी प्रकार से हम वान डेर वाल्स जो गैस कांस्टेंट R है उसको भी वान डेर वाल्स कांस्टेंट बोले ना, उसको भी हम इसी प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए इक्वेशन कौन सी यूज होगी वो देखें, के वाली यूज होगी। और एक इक्वेशन नंबर मैं आपको लिखी होती है, शायद वो 10 या 11 नंबर इक्वेशन वो बनी होगी आपकी, ये वाली थी शायद। इसमें क्या था 3VC ऐसे ही होगा, हाँ 3VC इज इक्वल टू B। इसमें अपन RTC को पहले लिख लेते हैं, एक ही बात है, RTC अपॉन में PC प्लस में B। इक्वेशन नंबर 10 होगी अपनी, जो भी है ये वाली इक्वेशन देखना पहले जो बनी थी यही है सेम। इस इक्वेशन में अपन B की जगह इस B की जगह ये वैल्यू रखनी है, इसको 10 नंबर मान दे तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 और 22
क्वेश्चन नंबर 10 एंड 22 चेंज क्या करना है, 22 से बी की वैल्यू यहाँ ले जानी है, तो क्या बनेगा 3VC इज इक्वल टू RTC अपॉन में PC प्लस में RTC अपॉन में एट PC। ठीक है, कॉमन क्या आएगा वो देखो, यहाँ से 3VC कॉमन क्या है RTC अपॉन में PC, इसमें भी तो कॉमन करके क्या आ जाएगा RTC अपॉन में PC कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि सारे कॉमन आ गया। यहाँ पे बचेगा आपका 1/8। इसको सोल्व करेंगे तो लेस से लेंगे, 8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9/8। इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को 9/8 आ गया। ठीक है, देखिए क्या बनेगा यहाँ से 9/8 आने के बाद में 9/8 को यहाँ पे लिख देंगे हम, 3VC इज इक्वल टू 9RTC अपॉन में 8PC, ये बन गया। अब इसका यूज नहीं है, सिर्फ इसका यूज होगा। अब देखिए अपने को इससे वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर को एक साइड में, तो यहाँ से आर यही रहेगा, बाकी बचा उठा के इस साइड ले जाएंगे, तो 3VC इंटू 8PC ऊपर लिखा जाएगा, इस बार 8PC। आर के जो मल्टीप्लाई में वो नीचे लिखा जाएगा, तो 9 इंटू में TC, काटो क्या कटेगा 3, ये बचेगा, तो आर इज इक्वल टू क्या बच गया अपना 8PC VC अपॉन में 3TC, सेम है क्या 3 था क्या 3TC, ये वैल्यू बच गई। अब इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 24 तक आ गया 25। अब 25 की हेल्प से हम गैस कांस्टेंट जो वान डेर वाल्स कांस्टेंट मान रहे हैं उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट वाला ना ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इन इक्वेशन से चल फिर क्या आएगा आगे। अब आता है कि इसके अंदर यदि हम इसको सोल्व करते हैं, इस वाले इक्वेशन को जो अपने पास आर की वैल्यू प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये वाली इक्वेशन ऊपर आ जाएगी उठ करके, मतलब कि अपने पढ़ा था ना संपीड़ितता गुणांक पढ़ा था, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, संपीड़ितता गुणांक। ठीक है, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर में अपन क्या पढ़ा था, PV इज इक्वल टू RT, गैसों के लिए PV अपॉन में RT का रेशियो को जेड के नाम से लिखते हैं इसको, तो सभी गैसों के लिए PV अपॉन में RT का रेशियो क्या कहलाता है, संपीड़ितता गुणांक कहलाता है। आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 1 बताई थी, और रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होती, या तो 1 से कम होगी तो नेगेटिव, 1 से ज्यादा होगी तो पॉजिटिव। यहाँ तक आ गई था बात। अब इसमें देखो, इसको इसमें तो क्या है नॉर्मल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, यहाँ पे अपने इसको क्रिटिकल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या करना है, रिप्लेस करना है। इसको करते हैं अपन रिप्लेस, तो ये क्या बनेगा देखिए, अपन करते हैं इसमें ये 8 और 3 को उठा के इस साइड ले जाते हैं, 3 नीचे ना ऊपर लिखा जाएगा, या फिर इसको लिखते हैं पहले एक साइड में, इज इक्वल टू में 3 ऊपर है 8 नीचे आएगा, क्योंकि अपन गैस कांस्टेंट तो यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ ऊपर तो नीचे लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी भाग में आएगा नीचे। ये 8 और 3 को इस साइड ले जाएंगे बराबर से, इस साइड 3 आएगा ऊपर, 8 आएगा नीचे, 3/8। इस साइड क्या बचेगा, इस साइड बचेगा PC VC इज इक्वल टू में RTC, सेम यही तो ना, सिर्फ PV T की जगह PC VC TC लिख दिया। अब इसको जब हम 3/8 को यहाँ पे सोल्व करेंगे, देखो 3/8 को सोल्व करने से अपनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 2.67, 3/8 वाला आ गया क्या, ये तो इसको सोल्व करने से आया, ये वाला आया इस यहाँ पे, तो आर उल्टे वाला है सॉरी, यानी कि इक्वेशन नंबर 25 से ये तो बन सकती है ना, यदि अपन क्या करें इसमें TC को इस साइड ले जाएं, मतलब 8/3 यहीं पे रखें, तो 8/3 इज इक्वल टू में TC को ले जाए नीचे ऊपर लिखा जाए, तो ये बनेगा RTC अपॉन में PC VC नीचे आ जाएंगी, PC VC, ये दोनों देखो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, ये वाला और ये वाला। 8/3 इससे मल्टीप्लाई तब तो इसका रेशियो आएगा 2.3 को 8 को 3 से डिवाइड किया जाएगा, 6 आ गया, 6 में फिर भाग देता नहीं, फिर 2 बच गया 20, ये माने 2.67 आ गया, लेकिन संपीड़ितता गुणांक की तो होता ही नहीं है ना। ठीक है, इसका जो रेसिप्रोकल होता है ना उसको अपन क्या मानते हैं, संपीड़ितता गुणांक मानते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.375, इसको सोल्व करें तो 0.375, यानी इस इक्वेशन से पहले ये इक्वेशन लिखनी है आपको, ये आएगी। इसके लिए बोलते हैं अपन कि जैसे कि सभी गैसों के लिए, आदर्श गैसों के लिए बोले ये आता है कि PV अपॉन RT का रेशियो ये है,
तो इसमें पीवीटी को हम क्रिटिकल कांस्टेंट से यदि रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन नंबर बनती है अपनी ये वाली, जो कि इसका रेसिप्रोकल है। पीवीसी ऊपर है, आरटीसी नीचे है, H3 ऊपर है, H नीचे, ये वाला। तो ये बोला जाता है इसमें क्रांतिक संपीड़ितता गुणांक। ये वाला जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, वैसे तो नॉर्मल होता है संपीड़ितता गुणांक, लेकिन ये क्रिटिकल के लिए इसमें सारे सारे क्रिटिकल कांस्टेंट है, इस कारण से इसे क्रिटिकल कॉम्प्रेसिबिलिटी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और अगर अलग से डिफाइन करें इसको, वैसे कॉम्प्रेसिबिलिटी वेक्टर क्या होता है, जेड होता है, सी लगा देंगे, इसका मतलब क्या बन गया, क्रांतिक संपीड़ितता गुणांक यहाँ पे बन गया। तो ये जो रेशियो है वो क्रांतिक संपीड़ितता गुणांक के नाम से जाना जाता है, इसकी वैल्यू में यहाँ पे लिख देंगे जेड। ये हो गया अपना क्रांतिक संपीड़ितता गुणांक, जिसकी वैल्यू 0.375 का प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए सिर्फ एक दो इक्वेशन हो रहे हैं। बॉयल टेम्परेचर टीबी और क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी दोनों में रिलेशन देखना है। छोटा सा ये रिलेशन न्यूमेरिकल्स आते हैं उस पर कई बार, वो देखते हैं। यहाँ तक का हो गया, उसके बाद में देखें क्रिटिकल टेम्परेचर जो अभी हमने कैलकुलेट किया है टीसी इसी को था एट ए अपॉन में 27 आरबी, जो पहले थी ना टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर से वीसी पीसी टीसी तीनों को कैलकुलेट करने की 3 इक्वेशन आई थी, उसमें एक ही थी ये वाली। और अपने को पता है कि बॉयल टेम्परेचर क्या होते हैं, ये बॉयल टेम्परेचर में पहले पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर की सर्टेन टेम्परेचर होता है किसी भी गैस का, उसके ऊपर वो गैस में क्या आता है, जिसके ऊपर वो गैस है बॉयल के नियम का पालन करती है, ठीक है, उसको हम बोल रहे थे टीबी से बॉयल टेम्परेचर। इसकी वैल्यू थी एट ए अपॉन में आरबी थी। अब इस इक्वेशन में इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेशन, इसमें कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि ए अपॉन में आरबी ये जो है इसकी जगह अपन टीबी रख सकते हैं। तो टीसी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे एट अपॉन में 27 इंटू में टीबी। ये रिलेशन होता है किसके बीच में, क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप और बॉयल ताप के बीच में रिलेशन होता है। टीसी इज इक्वल टू एट अपॉन में 27 आरबी, सॉरी टीबी, ए अपॉन में आरबी को क्या बोलते हैं अपन, टीबी बोलते हैं। 27 में जब अपना 8 का भाग देंगे ना तो ये आएगा 3.37 के, 27 में सॉरी टीबी के लिए क्यों वो वैल्यू, तो टीसी यदि अपने को ये दिया हुआ और टीबी निकालना तो क्या करेंगे, टीबी यहीं पे रहेगा, ये उल्टा इस साइड ले जाएंगे तो 27 को लिखा जाएगा ऊपर और 8 लिखा जाएगा नीचे, तो ये बनेगा यहाँ पे टीसी। अब जब हम 8 का देंगे 27 में भाग तो ये वैल्यू सीधे प्राप्त होगी अपने को 3.375, तो टीबी इज इक्वल टू 3.375। सिर्फ इसको सोल्व किया है टीसी, ये वैल्यू प्राप्त की। ये रिलेशन होता है बॉयलर टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में। अब कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाए इसमें आपको क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई हो किसी गैस के लिए और आपको पूछी गई हो बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया है कि हाइड्रोजन गैस की क्रिटिकल टेम्परेचर वो कितना है 33.2 केल्विन है। न्यूमेरिकल इस प्रकार से आया हुआ है कि H2 गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 33.2 केल्विन है। तो हाइड्रोजन गैस के लिए आपको क्या ज्ञात करना है, बॉयलर टेम्परेचर ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला लगाएंगे आपको TB इज इक्वल टू 3.375 इंटू में TC, ठीक है, टीसी की वैल्यू रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन में दी गई 3.73, ज्यादा लिखिएगा यहाँ तक करो बस बहुत ही नहीं, इंटू में 33.2, इससे जो केल्विन में आएगा जो टेम्परेचर वो रहेगा बॉयलर टेम्परेचर। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू दी हुई है ना, तो अपन क्या करेंगे इस इंटू वाली वैल्यू को उठा के इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में थी यहाँ आगे ये भाग में लिखी जाएगी, तो टीसी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका रिलेशन बिटवीन वैन डर वाल्स कांस्टेंट और क्रिटिकल कांस्टेंट। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।